हेलो एवरीबॉडी, एमआर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बहुत दिनों से अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में खूब सुन रहे हैं कि उसका इलेक्शन नवंबर में होने वाला है। तो आज उसी बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं कि उसका प्रोसेस आखिर है क्या। अगर आप इस एमआर क्लासेस चैनल पर नए हैं तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और उस पर कमेंट भी ज़रूर करें। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। उसके लिए मात्र 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन कि बाय बर्थ अमेरिकी नागरिक होना ज़रूरी है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई बाद में अमेरिकी नागरिकता हासिल की हो तो वह इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, उसकी एज 35 साल हो। तीसरी कंडीशन कि वह पिछले 14 साल से लगातार यूएसए में रह रहा हो। अमेरिकी राष्ट्रपति का टर्म 4 साल का होता है और टर्म लिमिट 2 है, यानी एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। ये टर्म लिमिट फिक्स नहीं था, सिर्फ ट्रेडिशन था। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने ये ट्रेडिशन कायम किया था और बाद में आने वाले राष्ट्रपतियों ने इसके फॉलो किया, लेकिन रूजवेल्ट ट्रेडिशन तोड़ा और 1932, 1936, 1940 और 1944 लगातार 4 बार वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इसलिए 22nd अमेंडमेंट के माध्यम से 1951 में 2 टर्म लिमिट को फिक्स कर दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव 4 साल के बाद होता है, जो जनरली लीप ईयर में होता है, और उसका मिड टर्म इलेक्शन नहीं होता। इसका रीज़न ये है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति का ऑफिस खाली हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट हो जाता है। और 25th अमेंडमेंट जो 1967 में पारित हुआ, उसके माध्यम से वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना दिया गया और वो एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं रह जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव का प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसका चुनाव का प्रोसेस जब इलेक्शन होना उससे 1.5 साल पहले ही शुरू हो जाता है। जैसे इस बार नवंबर में इलेक्शन होना है, इसका प्रोसेस लास्ट ईयर 2019 के जुलाई से शुरू हो गया था, जब हर पार्टी की तरफ से लोग इलेक्शन लड़ने के लिए, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए अपनी अपनी इच्छाएं व्यक्त कर रहे थे। तो उसी इच्छा व्यक्त करने से ही ये प्रोसेस शुरू होता है। और जब इलेक्शन होना है उस साल के फरवरी से इलेक्शन होने लगते हैं। ये अपनी अपनी पार्टी से नॉमिनी को सिलेक्ट करने के लिए, इलेक्ट करने के लिए। वैसे अमेरिका में मेनली 2 पार्टीज़ हैं, क्योंकि उसे बाई पार्टी सिस्टम भी कहा जाता है। जो 2 पार्टियां, जैसे रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक, इन्हीं 2 पार्टीज़ के बीच में ये टेस्ट होता है और दोनों में से कोई एक कैंडिडेट प्रेसिडेंट बनता है। वैसे और भी 2 पार्टीज़ हैं जो हमेशा कंटिन्यूसली इलेक्शन लड़ती रही हैं। वो 2 पार्टियां ग्रीन पार्टी और लिबर्टेरियन पार्टी। तो जब ये 2 पार्टीज़ में लोग इच्छाएं व्यक्त करते हैं कि इलेक्शन लड़ना है, तो उन्हें चुनने के लिए, उनको नॉमिनी बनाने के लिए प्रोसेस फरवरी से शुरू होता है। जो हर स्टेट में ये प्रोसेस चलता है और ये वहाँ डेलीगेट्स चुने जाते हैं जो ये प्लेज करते हैं कि हम उस व्यक्ति को, उस कैंडिडेट को वोट करेंगे। और स्टेट में 2 तरह से जो इलेक्शन होते हैं, एक प्राइमरी इलेक्शन जो ज़्यादातर स्टेट्स में होते हैं, और ये कॉकस जो कुछ राज्यों में होता है। तो प्राइमरी इलेक्शन में लोग प्राइवेटली या सीक्रेटली वोट करते हैं, जैसे नॉर्मल इलेक्शन और इलेक्शंस में लोग वोट करते हैं, और उसमें ज़्यादातर पार्टीज़ के लोगों को ही, जो सदस्य होते हैं उन्हीं को वोट करने का अधिकार होता है, वही लोग वोट करते हैं। कुछ राज्यों में ओपन होता है, सब लोग वोट कर सकते हैं। और एक कॉकस होता है जिसमें वोट नहीं होता, लेकिन वहाँ लोग जमा होते हैं
और हाथ उठाकर या एक ग्रुप में जाकर किसी एक को सपोर्ट करते हैं। और ये प्रोसेस फरवरी से जून के बीच चलता रहता है। इस प्रोसेस के बीच में एक दिन को सुपर ट्यूसडे भी कहा जाता है, जो फरवरी और मार्च के बीच में किसी दिन होता है, किसी ट्यूसडे को होता है। उसे जिस तरह से इस बार 3 मार्च को हुआ था, सुपर ट्यूसडे कहते हैं जिस दिन कई एक राज्यों में प्राइमरी इलेक्शंस हों। तो इस बार 14 राज्यों में 3 मार्च को प्राइमरी इलेक्शंस हुए थे, जो से ये डेलीगेट चुन लिए जाते हैं। सब लोग जहां जमा होते हैं उसे नेशनल कन्वेंशन कहा जाता है, जो जुलाई और अगस्त के बीच में होता है। और वहाँ ये सारे डेलीगेट जाते हैं और किसी पार्टी की ओर से नॉमिनी होना है उसके लिए वोट करते हैं। इन डेलीगेट्स के अलावा कुछ लोग सुपर डेलीगेट्स भी होते हैं, जो उस पार्टी के से रहे हुए गवर्नर या सेनेटर या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर्स या लेजिस्लेचर्स या और भी दूसरे, उनको वो भी वोट करते हैं। उनमें अगर डेमोक्रेटिक की बात करें तो 15% डेलीगेट्स का वही सुपर डेलीगेट होते हैं, और डेमोक्रेटिक में और रिपब्लिक में 7%। तो कभी कभी जो सुपर डेलीगेट्स के वोट डिसाइडिंग फैक्टर हो जाते हैं। दो कैंडिडेट के बीच में जो अंतर बहुत ही कम हो तब, और अगर बहुत ज़्यादा अंतर हो तो नहीं होता है। जब ये कई कैंडिडेट हों, अपनी पार्टी के कई कैंडिडेट हों, तो वो जो है डेलीगेट्स या लोगों से अपनी पार्टी की ओर से नॉमिनेशन हासिल करने के लिए उनके बीच में भी डिबेट होता है। जैसे कि बर्नी सैंडर जो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कैंडिडेट बनना चाहते थे, और जो बाइडेन बन चुके हैं, उन दोनों के बीच में डिबेट हो चुके हैं। Still won. I didn't have any money, and I still won. I don't want to join you. Why don't you join me? Why don't you get rid of the super PAC that you have right now? I think in the past, Joe, if I'm not mistaken, you condemned super PACs. Is that correct? You get rid of the 9 super PACs you have? I don't have 9 super. I don't have any have super 9. PACs. You want me to list them? No. Yeah, you go ahead. List Okay, them. come on. Give me a break. पार्टी की ओर से जो 2 कैंडिडेट राष्ट्रपति के लिए नॉमिनी बन गए, तो वो दोनों राष्ट्रपति के लिए एक शख्स को सिलेक्ट करता है वो खुद। उसको रनिंग मेट कहा जाता है। इस तरह के इस बार के जो अभी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो पहले से उपराष्ट्रपति हैं माइक पेंस को चुना है, और जॉय बाइडेन जो डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से नॉमिनी हैं, उन्होंने कमला हैरिस को चुना है। अमेरिकी राष्ट्रपति के इलेक्शन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट वहाँ के जो दोनों पार्टी के नॉमिनी के बीच में डिबेट जो होते हैं, वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। डिबेट होते हैं और उसे लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। और इस बार 3 डिबेट होने हैं। एक डिबेट 29 सितंबर को हो चुका है। You should get out of your bunker and get out of the sand trap and get in your golf course and go in the Oval Office and bring together the Democrats and Republicans and fund what needs to be done now to save lives. So if we would have listened to you... You have 2 minutes, sir. If we would have listened to you, the country would have been left wide open. Millions of people would have died, not 200,000, and one person is too much. और दूसरा 15 अक्टूबर को होना है, जो डोनाल्ड ट्रंप जो अभी कैंडिडेट भी हैं और राष्ट्रपति भी हैं, उनके कोरोना वायरस पॉजिटिव होने की वजह से संदेह में है कि डेट पीछे हो सकता है। और तीसरा डिबेट 22 अक्टूबर को है। और एक डिबेट दोनों पार्टी के उप राष्ट्रपति रनिंग मेट जो होते हैं उनके बीच में भी होता है, जो कल 7 अक्टूबर को दोनों माइक पेंस और कमला हैरिस के बीच में हो चुका है। इलेक्शन आता है तो आपको बता दूं कि यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। लोग वोट तो करते हैं लेकिन डायरेक्ट प्रेसिडेंट को वोट नहीं करते। इसके एक रीज़न है कि जब अमेरिका का संविधान बनाया गया था उस वक्त जो है लोगों में मतभेद था। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्य थे वहाँ के उसमें मतभेद था कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट किया जाए, कुछ लोगों का कहना था, कुछ लोगों का कहना था फुल्ली इनडायरेक्ट किया जाए, यानी कांग्रेस जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा चुना जाना चाहिए। तो दोनों में
कंप्रोमाइज़ हुआ, जिसे बड़ा कंप्रोमाइज़ कहा जाता है, तब ये कहा गया कि लोगों द्वारा ही चुना जाएगा, लेकिन इनडायरेक्ट चुना जाएगा। तो इनडायरेक्ट कैसे चुना जाएगा? इनडायरेक्ट चुने जाने के लिए एक संविधान ने एक नियम बनाया जिसे कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम। मतलब इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया, मतलब इलेक्टर्स की एक बॉडी है जिसे यूएस संविधान ने स्थापित किया, जो हर 4 साल में जिसका गठन होता है। उसका एक ही पर्पज़ है कि यूएस के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना। उसके सदस्यों की संख्या 538 है, जो कुछ इस तरह से है। जैसे कि आप सभी को मालूम कि यूएस की पार्लियामेंट, जिसे यूएस कांग्रेस कहा जाता है, उसके 2 हाउसेस हैं, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सीनेट में की सदस्यों की संख्या 100 और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्यों की संख्या 435 है। दोनों मिलाकर 535 होते हैं। तो ये सदस्यों की संख्या थी। 22 स्टेट्स से वहाँ से उसी संख्या में इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों की संख्या चुने जाते थे। लेकिन बाद में 1961 में 23rd अमेंडमेंट के माध्यम से वाशिंगटन डीसी को 3 इलेक्टोरल, इस तरह से इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों की संख्या 538 हो गई। यानी जिस स्टेट से सेनेटर और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य चुने जाएंगे, उतने ही उस स्टेट से इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य या इलेक्टर्स चुने जाएंगे यूएस प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। में 55, 38 टेक्सास, न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में 29 है, और 8 स्टेट्स ऐसे हैं जहां सिर्फ 3 ही है। उनमें से जैसे अलास्का, मोंटाना और भी 6 स्टेट्स। संविधान ने स्टेट्स को ये पावर दिया कि वो कैसे उन इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों को चुने, उनके लॉ बनाए। इस तरह से एक नियम बनाया जिस नियम को कहते हैं द विनर टेक्स ऑल। मतलब एक स्टेट से जो इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य हैं, उनमें से जो मेजॉरिटी जिस शख्स को मिले, वही शख्स सारी सीटें उनसे मिल जाती हैं। जैसा कि कैलिफोर्निया में 55 अगर सीट्स हैं, उनमें से 28 किसी एक को मिल जाए, तो इसका मतलब 55 उसी को मिलेंगी। ये 48 स्टेट्स और वाशिंगटन डीसी में ये है। सिर्फ 2 स्टेट्स ऐसे हैं जो जहां ये नियम नहीं है। वो 2 स्टेट हैं मैन और नब्रास्का। इनके अलावा सारे में विनर टेक्स ऑल का नियम है। कुछ स्टेट को सेफ स्टेट कहा जाता है कि किसी एक पार्टी के लिए वो स्टेट में वो पार्टी जीतती रही है, जैसा कि रिपब्लिक के लिए टेक्सास और डेमोक्रेटिक के लिए कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क सेफ स्टेट हैं। और कुछ स्टेट्स स्विंग स्टेट कहा जाता है, जहाँ के रिज़ल्ट बदलते रहते हैं, कभी डेमोक्रेटिक के फेवर में, कभी रिपब्लिक के फेवर में। रिज़ल्ट जो है बहुत हद तक निर्भर करता है पूरे यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के आउटकम में। वो 4 स्टेट ओहियो, पेंसिल्वानिया, फ्लोरिडा, कोलोराडो, ये 4 स्टेट्स को स्विंग स्टेट कहा जाता है। हम बहुत सारे न्यूज़ इस स्विंग स्टेट से रिलेटेड डेली न्यूज़ में देखते रहते हैं। जिस दिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन होता है, उस दिन को इलेक्शन डे कहा जाता है। जैसे कि हमें पता है कि वहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और हर 4 साल में एक बार होता है। तो वह पहले से फिक्स होता है कि किस दिन होना है, क्योंकि नवंबर का फर्स्ट मंडे के बाद जो ट्यूसडे आएगा उस दिन होगा। सो 2 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में किसी दिन भी डेट आता है, वो पहले से ही पता चल जाता है। जिस तरह से इस बार 3 नवंबर को होना है, अगली बार 2024 में 5 नवंबर को होना है। लास्ट टाइम 8 नवंबर को हुआ था। उस दिन सारे स्टेट्स में 50 स्टेट और वाशिंगटन डीसी में सारे वोटर्स वोट करते हैं। डायरेक्टली वो इलेक्टर्स को चुनते हैं जो फिर जाके प्रेसिडेंट को चुनेंगे। यहाँ एक बात बताना ज़रूरी है कि 1789 को यूएस का संविधान आया और वो संविधान आने के वक्त हर शख्स को वोट देने का अधिकार नहीं था। 1870 को 15 अमेंडमेंट के माध्यम से अफ्रीकन अमेरिकन को वोट का अधिकार दिया गया
और 1920 में 19th अमेंडमेंट के माध्यम से महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया। तो संविधान आने के 82 साल के बाद अफ्रीकन अमेरिकन को वोट का अधिकार दिया गया और 132 साल के बाद महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया। बहरहाल अभी हर शख्स को वोट का अधिकार वहाँ है। जिस दिन इलेक्शन हुआ उसी दिन रिज़ल्ट आ जाता है कि कौन कौन इलेक्टर्स जीते और कौन राष्ट्रपति बन रहा है। पर एक प्रोसेस रखा गया कि जो लोग जीते वह लोग अपनी अपनी राजधानी में दिसंबर के जो सेकंड वेडनेसडे बुध को के बाद जो मंडे आएगा उस दिन वो अपनी राजधानी में जमा होकर वोट डालेंगे। फिर वो वोट वाशिंगटन डीसी में यूएस कांग्रेस के पास भेजा जाएगा। वह फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में वो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट के बीच जॉइंट सीटिंग होगी और वहाँ वोट को काउंट किया जाएगा और डिक्लेयर किया जाएगा हु इज़ द विनर एंड हु विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अगर कोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इलेक्टोरल कॉलेज के 270 चाहिए वो किसी को नहीं मिले तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेगा और सेनेट वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेगा। और इस बीच जब इलेक्शन हुआ, रिज़ल्ट आया और पता चला कि कौन प्रेसिडेंट बन रहा है और जब शपथ लिया जाएगा, इस बीच में 70 डेज़ का गैप है। इन 70 डेज़ के गैप में जो जीत चुका है, अगर वो पहले से प्रेसिडेंट नहीं है तो उसे प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट कहा जाएगा। जैसे अभी दो कैंडिडेट हैं, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन। अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीतते, जो बाइडेन जीतते, तो जीतने के बाद जब तक शपथ नहीं ले लेते तब तक उन्हें प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट कहा जाएगा। और एक दिन को फिक्स किया गया शपथ लेने के लिए और वह दिन है 20 जनवरी को 12 बजे ईस्टर्न टाइम जोन, जो भारत के टाइम 9:30 बजे रात को होता है, वह यूनाइटेड स्टेट के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हाथों शपथ लेगा। अगर वो 20 जनवरी अगर संडे हो गया तो वो उस दिन प्राइवेटली शपथ लेकर अगले दिन मंडे को धूमधाम के साथ पब्लिकली शपथ लेगा। और ये हो चुका है लास्ट टाइम जब 2012 के इलेक्शन को जब बराक ओबामा दोबारा जीते, 2013 में 20 जनवरी संडे था तो उन्होंने प्राइवेटली शपथ लिया। फिर 21 जनवरी को मंडे को उन्होंने इन पब्लिक प्लेस में सबके सामने शपथ ग्रहण किया। और ये शपथ ग्रहण करने का डेट बड़े मज़े का है। शपथ ग्रहण का जब पहले राष्ट्रपति बने 1789 को जॉर्ज वाशिंगटन, तो उन्होंने 30 अप्रैल को शपथ ग्रहण किया। उसके बाद से 1793 से लेकर 1933 तक 4 मार्च को शपथ ग्रहण होता रहा है। 30th अमेंडमेंट हुआ और उसके बाद से 1937 से अब तक शपथ जो है 20 जनवरी को होता रहा है। बहुत सारे लोग अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के प्रोसेस की आलोचना करते हैं। ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें डायरेक्ट इलेक्शन भी नहीं है और इलेक्टोरल कॉलेज है और इलेक्टोरल कॉलेज में विनर टेक्स ऑल, मतलब एक स्टेट में जो मेजॉरिटी सीट पाया उसे सारी सीटें मिल जाती हैं। तो विल ऑफ द पीपल का कहाँ हुआ। और कभी कभी पॉपुलर वोट भी उस शख्स को नहीं मिलता, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज के नियम से उसे मेजॉरिटी मिल जाती है और वो प्रेसिडेंट बन जाता है। जैसा कि 2000 में और 2016 के डोनाल्ड ट्रंप और जॉर्ज बुश के समय हो चुका है कि पॉपुलर वोट ना मिलने के बावजूद भी इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से चूँकि उनको मेजॉरिटी मिली और वो राष्ट्रपति बन गए। बहरहाल हर देश के नियमों में कुछ खूबियाँ हैं तो कुछ खामियाँ हैं। कहीं भी परफेक्ट होना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पैशंस।